हे गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल यूपीएससी लवर्स। तो कैसे हैं आप सब और कैसी चल रही है आप लोगों की तैयारी। आई होप आप लोगों की तैयारी बहुत अच्छी चल रही होगी। तो हम पढ़ रहे थे प्राचीन भारत, और प्राचीन भारत में हम पढ़ रहे थे गुप्त साम्राज्य। तो आज गुप्त साम्राज्य खत्म हो जाएगा, क्योंकि मैंने जो शासक थे उनकी 2 क्लास आपके पार्ट 1 पार्ट 2 करा दी थी। अब है वहाँ पे गुप्त साम्राज्य की प्रशासनिक इकाई। तो ये गाइस ज़रूर पढ़ना, क्योंकि मेंस का टॉपिक है ये 3 नंबर 6 नंबर का, और ए प्री में भी यहाँ से क्वेश्चन आते हैं। तो आप ज़रूर इस क्लास को मिस ना करें, क्लास पूरी देखें और कमेंट में ज़रूर बताना कि आपको क्लास कैसी लगी। तो चलिए क्लास करते हैं स्टार्ट। हम पढ़ रहे थे प्राचीन भारत। प्राचीन भारत में पढ़ रहे थे गुप्त साम्राज्य, और यहाँ पे पढ़ रहे थे गुप्त साम्राज्य की प्रशासनिक इकाई। तो प्रशासनिक इकाई कुछ इस तरह थी, और अगर आप नोट्स बनाओ तो यहाँ पे ऐसे ही मेंशन कर लेना। मैंने गाइस आप लोगों के लिए पीडीएफ नहीं डाल पाई जो हिस्ट्री की है। मैं कोशिश करूँगी कि आप सारे पीडीएफ आप लोगों के लिए इकट्ठे डाल दूँ टेलीग्राम पे। तो आपको नोट्स ऐसे ही बनाना है, बिल्कुल सीक्वेंस में। सबसे पहले यहाँ होता था ग्राम, पेट, बेस, फिर भुक्ति और फिर राष्ट्र। इन जो चीज़ें ये सारी एक सीक्वेंस में थी। फिर इनको बोलते क्या थे? तो ग्राम को ग्रामिक, पेट होता था कई गांवों का समूह, यानी कि बहुत से गांव जिन्हें मिलकर बोलते थे पेट, यानी बहुत से गांवों का समूह, उनको पेट बोला जाता था। और विष होता था विषपति, प्रांत, भुक्ति को प्रांत, और यहाँ पे रहने वाले को उपरिक कहा जाता था, और राष्ट्र कहलाते थे गोपना। क्योंकि ये क्वेश्चन बहुत बार आया है कि प्राचीन भारत में गुप्त साम्राज्य में ग्राम में रहने वाले लोगों को क्या कहा जाता था? तो ग्रामिक। ऐसे ही जो नाम दिए हैं आपको ये याद तो करने ही करने हैं, साथ में ये जो नीचे दिए हैं वो ऐसे ही नहीं लिखे, आपको ये भी याद करने हैं। अब गुप्त यहाँ पे जो जानकारी है वो है सबसे छोटी इकाई। एक क्वेश्चन आया था पीएससी में भी आया ये क्वेश्चन कि गुप्त साम्राज्य की सबसे छोटी इकाई क्या थी? तो गुप्त साम्राज्य की सबसे छोटी इकाई थी ग्राम। देखो अब मैंने भी यहीं से शुरू किया, सबसे छोटा, फिर यहाँ लास्ट में आके राष्ट्र सबसे बड़ा है। तो सबसे छोटी थी ग्राम, यहाँ पे रहने वाले लोगों को बोलते थे ग्रामिक। और सबसे बड़ी इकाई थी गुप्त साम्राज्य की राष्ट्र, वहाँ पे रहने वाले लोगों को कहा जाता था गोपना। भू राजस्व। तो गुप्त काल की आय का प्रमुख स्रोत क्या था? तो प्रमुख स्रोत था यहाँ पे भू राजस्व, यानी भू माने होता है धरती, और ये धरती से राजस्व माने पैसा। धरती से ये जो कर वगैरह लगाते थे वहाँ से ये पैसा लेते थे। लेकिन सब किसी का होता है व्यापार, किसी का होता है औद्योगिक, लेकिन यहाँ पे गुप्त साम्राज्य का आय का प्रमुख स्रोत था भू राजस्व। जो उपज का कितना था? तो 1/4 से 1/6 भाग होता था। यानी उपज का जो हमारे यहाँ जो धरती होती है, जो खेती होती है, जो खेत होते हैं, वहाँ पे हम जो चीज़ें करते हैं उस उपज के हिसाब से हमें कर के रूप में 1/4 से 1/6 राजा को वो भाग देना होता था। क्योंकि यहाँ पे साफ तौर पे पहले ही मैंने लिख दिया है कि गुप्त साम्राज्य में आय का प्रमुख स्रोत था भू राजस्व। इसे क्या कहते थे? ये जो दिया जाता था इसको कहा जाता था भाग। ये आप जरूर याद करें। वैसे ही अगर आपने मुगल पढ़ा होगा तो मुगल का भी पूरा इतिहास अलग है कि मुगल में किन चीज़ों को क्या बोलते थे। तो अगर आपने मराठा पढ़ा है तो मराठा में भी है, दिल्ली सल्तनत अगर आपने पढ़ा है तो वहाँ पर भी है। ये सबका अलग अलग पढ़ना होता है कि वो दिन चले गए कि उन्होंने पूछ लिया कि अकबर कौन था। ये क्वेश्चन नहीं आते, क्वेश्चन अब ऐसे ही बनते हैं। अगर आप हिस्ट्री डिटेल में नहीं पढ़ोगे तो आप क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर पाओगे। धर्मशास्त्रों के अनुसार यहाँ एक फैक्ट लिखा है कि धर्मशास्त्रों के अनुसार आय का 1/6 भाग होता था। यहाँ पर लिखा है 1/4 से 1/6, लेकिन धर्मशास्त्रों के कुछ धर्म के जो शास्त्र थे उनके अनुसार गुप्त साम्राज्य में भू राजस्व का 1/6 भाग होता था। गुप्तों की भाषा कैसी थी? तो गुप्त साम्राज्य की राजकीय भाषा कैसी थी? प्राकृत। यानी कि गाइज एक चीज़ है, जैसे हम रह रहे हैं वहाँ पे, जो हमारा कोई जिला है, जैसे जिले की भाषा होगी वही हमारी होगी। तो यहाँ पे राजकीय भाषा थी इनकी प्राकृतिक, यानी यही भाषा वहाँ पे सब लोग
बोलते थे। गुप्तों का राजकीय धर्म क्या था? तो इनका राजकीय धर्म था वैष्णव, और यानी कि ये विष्णु के उपासक थे। एवं गरुड़ उनका राजकीय चिन्ह था। जो भगवान का जो है सवारी गरुड़, उनका क्या था? राजकीय चिन्ह था। गुप्त काल में ही मंदिर निर्माण कला का जन्म हुआ। ये बात सही है कि जो मंदिर जो बने हैं, उन मंदिर कला का जो निर्माण हुआ वो गुप्त काल से ही शुरू हुआ था। ठीक है। इस काल के प्रमुख मंदिर, सबसे ज़्यादा मंदिर बने थे, तो आज भी हैं, कुछ जगह है वहाँ पे नहीं है, लेकिन अब से सब भी मिल जाते हैं। लेकिन वैसे ज़्यादा मंदिर नहीं टूटे, क्योंकि औरंगजेब ने बहुत से मंदिरों को तुड़वा दिया था, लेकिन फिर भी ये मंदिर हैं। तो हम मंदिर देख लेते हैं। दशावतार मंदिर, ये हमारा कहाँ पे? तो ये हमारा है देवगढ़, और देवगढ़ आता है ललितपुर, और ललितपुर आता है उत्तर प्रदेश में। जो दशावतार मंदिर कहाँ पे है? देवगढ़, देवगढ़ ललितपुर, और ललितपुर हमारा कहाँ पे है? तो वो है यूपी में। पार्वती मंदिर, तो नचना कुठार, और नचना कुठार कहाँ है? पन्ना, पन्ना पे ये है। और भी अभी मंदिर हैं, पढ़ते हैं वो आगे। अब पढ़ेंगे लक्ष्मण मंदिर। तो लक्ष्मण मंदिर कहाँ था? ये था भीतर गांव, और भीतर गांव कहाँ आता है? कानपुर। एकमात्र जो मंदिर जो ईंटों से बना था गुप्त काल में, वो कौन सा था? तो वो लक्ष्मण मंदिर है। एक बार फिर समझा रही हूँ आपको, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन एग्जामिनर पूछ लेता है। क्वेश्चन कैसे आएगा कि एकमात्र गुप्त काल का ईंटों से निर्मित मंदिर कौन सा था? आपको 4 सुनहरे ऑप्शन मिल जाएंगे, अगर पढ़ा होगा तो ठीक है, अन्यथा फिर ऊपर देखेंगे और वहाँ पे राम नाम सत्य हो जाएगा क्वेश्चन का। क्योंकि हम फिर करते क्या है, अगर हमें ऑप्शन नहीं आता तो चारों तरफ पेंसिल घुमाई, और जो मन में आया या फिर जो आप भगवान को मानते हो वहाँ पे टिक किया, और क्वेश्चन जैसे ही 1 नंबर हमारा कम हो जाता है। तो फिर यहाँ पे है लक्ष्मण मंदिर, ये है भीतर गांव कानपुर। और जो एकमात्र ईंटों से निर्मित मंदिर है विष्णु मंदिर, तो तिगमा, और ये हमारा आता है कहाँ पे? जबलपुर में। ये आज भी ये मंदिर है, क्योंकि मैंने कहा था कि औरंगजेब ने मंदिर तुड़वाए थे, लेकिन आज भी अवशेष है कुछ जगह मंदिर, लेकिन हैं अभी भी, क्योंकि फिर उनका कोई अन्य अच्छा शासक बैठा, उन्होंने पुनर्निर्माण करवाया है उन मंदिरों का। गुप्त काल में चित्रकला का भी विकास हुआ, क्योंकि चित्रकला यहाँ पे होती थी। मूर्तियों पे मूर्तियाँ बनाई जाती थी, दीवारों पे चित्रकला होती थी। तो गुप्त काल में चित्रकला का भी विकास हुआ है। इस काल की प्रमुख चित्रकला कहाँ मिलती है? तो वो हमारी मिलती है महाराष्ट्र के अजंता की जो गुफाएं हैं। अजंता की गुफाएं आती हैं औरंगाबाद में, तथा मध्य प्रदेश के धार में। और ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है, तो एक बार फिर समझाती हूँ दोबारा से। गुप्त काल में चित्रकला का भी विकास हुआ। चित्रकला के अवशेष कहाँ से मिले? जो प्रमुख थे, तो वो महाराष्ट्र में अजंता की गुफाएं, और वो हमारा कहाँ है? अजंता की गुफाएं औरंगाबाद, और औरंगाबाद आता है महाराष्ट्र में। फिर है मध्य प्रदेश के धार, यानी मध्य प्रदेश के धार से हमें मिली थी। यहाँ पे जो अजंता, जो औरंगाबाद की जो गुफाएं थी, उनकी संख्या थी 29, यानी कि 29। इनमें से एक 16 और 17 गुफा बहुत ही इम्पोर्टेंट है, इनके बारे में एग्जामिनर पूछ लेता है। मैंने जब शुरू में क्लास जब आपको पढ़ाई थी, आपको हिस्ट्री याद होगी, तो मैंने पहले ही कहा था मैं वो पॉइंट पढ़ाती हूँ जो एग्जाम में आपसे पूछे गए हैं। तो यहाँ पे है, देखो, जो अजंता की जो गुफाएं हैं जो महाराष्ट्र में औरंगाबाद में, गुफाओं की संख्या है 29, यानी कि 29, और गुफा नंबर 16 और 17 का यहाँ पर नाम दिया गया है। तो आपसे एग्जामिनर पूछ सकता है। तो जो गुफा थी जो 16, मरणासन राजकुमारी का चित्र बना हुआ है, यानी एक राजकुमारी थी, मरणासन यानी मरी हुई मतलब, तो जो लेटी थी उस अवस्था में राजकुमारी का चित्र बना हुआ है। गुफा नंबर 16 अजंता की गुफाएं, और अजंता की गुफाएं हैं औरंगाबाद, और औरंगाबाद आता है हमारा महाराष्ट्र में। फिर है 17, तो 17 में चित्रशाला के नाम से जाना जाता है। जो गुफा नंबर जो 17 है, उनमें इतनी ज़्यादा मतलब चित्र बनाए गए हैं, इतनी ज़्यादा वहाँ पे पेंटिंग्स बनाई गई हैं, तो उस गुफा को ही चित्रशाला के नाम से जाना जाता है। तो ये दोनों आपको नाम याद रखने हैं। धार
तो धार में है बाघ की गुफाएं, और ये कहाँ पे हैं, तो बाघ की गुफाएं हैं बाघिनी नदी के तट पर, और जो बाघिनी नदी है और जो बाघ की गुफाएं वो आता है हमारा धार, और धार हमारा आता है मध्य प्रदेश में। गुप्त काल में ही नारद, बृहस्पति, कात्यायन या इन्हीं को बोलते हैं याज्ञवल्क्य स्मृति ग्रंथों की रचना हुई। ये आपसे पूछा जाएगा, मैचिंग में क्वेश्चन आएगा कि गुप्त काल में किन किन स्मृति की ग्रंथ की जो रचना हुई थी, तो इन्हें चारों नारद, बृहस्पति, कात्यायन या याज्ञवल्क्य इन स्मृति ग्रंथों की रचना गुप्त काल में ही हुई थी। इसी काल में विष्णु शर्मा ने पंचतंत्र नामक कहानी संग्रह की रचना की, मतलब सबसे पहले कहानी संग्रह मतलब कहानी लिखी इन्होंने, फिर उसको प्रिंट करवाया यानी उसकी रचना की। पंचतंत्र की जो कहानी थी उससे क्वेश्चन आज भी आता है कि पंचतंत्र की कहानी के लेखक कौन है, तो विष्णु शर्मा, क्योंकि आपने देखा होगा किताबों में भी आए क्वेश्चन पूछे गए हैं, एग्जाम में भी क्वेश्चन पूछते हैं, इनका टॉपिक भी है। यहाँ एक और फैक्ट है कि जो बाइबल के बाद विश्व में सबसे प्रचलित ग्रंथ है, ये आपका एक और क्वेश्चन बन गया है यहाँ पे कि बाइबल के बाद विश्व में सबसे प्रचलित ग्रंथ कौन सा था, तो वो पंचतंत्र की कहानी, और उनके लेखक थे विष्णु शर्मा। अब यहाँ पर कुछ बुक हैं, तो मुद्रा राक्षस के लेखक थे विशाख दत्त, फिर देवी चंद्र गुप्तम, इनके लेखक भी कौन थे, विशाख दत्त, उन्हीं की दोनों की उनकी ये दोनों पुस्तक थी। मृच्छकटिकम, तो ये थी शूद्रक की पुस्तक। अब पढ़ते हैं आगे। गुप्त काल को प्राचीन भारत का स्वर्ण काल भी कहा जाता था, क्योंकि सबसे पहले यहाँ पे किस लिए कहा जाता था, तो 7 पॉइंट है यहाँ पे। राजनीतिक कला, यशस्वी सम्राट यानी कि सम्राट बहुत ही अच्छे थे यहाँ के, सम्राट मीन्स राजा। आर्थिक प्रगति का काल, साहित्य के विकास का काल, क्योंकि आपको भी मैंने यहाँ पे पढ़ाया था पहले कि साहित्य का विकास हुआ था। संस्कृति के विकास का काल, मंदिरों के निर्माण का काल, और काल के विकास का काल कौन था, गुप्त काल। इसीलिए गुप्त काल को प्राचीन भारत का स्वर्ण काल भी कहा जाता था। गुप्त काल का सबसे व्यापारिक केंद्र क्या था, मतलब व्यापार सबसे ज़्यादा किस केंद्र से करते थे, तो वो था हमारा उज्जैन। गुप्त काल में सोने के सिक्कों को दीनार, यहाँ पर के गाइस मेंशन कर लेना, सोने के सिक्कों को दीनार और चांदी के सिक्कों को रूपक कहा जाता था। सांस्कृतिक उपलब्धियों के कारण गुप्त काल को भारतीय इतिहास का स्वर्ण युग भी कहा जाता था। तो ये क्वेश्चन है यहाँ पे, यहाँ से क्वेश्चन आते हैं, गारंटी मेरी है, एक भी क्वेश्चन इससे बाहर नहीं जाएगा, आपके सारे क्वेश्चन आएंगे। तो मिलेंगे अगली क्लास में, और अगर आपको क्लास पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। और अब बहुत ही जल्दी क्लास आई, अब तो छोटे छोटे बंच हैं तो वो बहुत जल्दी कंप्लीट हो जाएंगे, फिर हम मध्यकालीन भारत की ओर बढ़ेंगे। तो मिलेंगे अगली क्लास में, थैंक यू।